नमस्ते दोस्तों। स्वागत है आप लोग का यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल पे। बिहार दरोगा एसआई का कल एग्ज़ाम हुआ था 26 तारीख को, और उसी के क्वेश्चन को हम लोग एनालिसिस भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि कैसे हम आंसर तक पहुंच सकते थे। तो शुरुआत करते हैं 47 नंबर क्वेश्चन से, जो ऊपर ही है। क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे हिंदी साहित्य में उनके योगदान के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। सीधा क्वेश्चन है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है। आपने इंडिटोरिया का अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें ये उन्होंने दिया था। तो इसका सीधा जो आंसर होगा वो है ए, कृष्णा सोबती। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अशोक चक्र शौर्य पुरस्कार किस वर्ष स्थापित किया गया था। ये थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन था और थोड़ा मतलब लीक से हटके था, पुराना क्वेश्चन था। तो फिर भी इसका आंसर जो है वो है सी। करेक्ट आंसर सी। सी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, 1952 में स्टैब्लिश किया गया था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 49 जो है नंबर क्वेश्चन, वो मैथ्स का है, रीजनिंग का है, तो वो आप देख लेंगे इसको बना के। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 50 नंबर क्वेश्चन पे। 50 नंबर क्वेश्चन जो है, कर्क रेखा निम्नांकित में से किन भारतीय राज्यों के समूहों में से होकर गुजरती है। तो देखिए, सिंपल क्वेश्चन है, एकदम ही सिंपल। इसमें आपको करना कुछ नहीं है, एलिमिनेशन मेथड आपको यहाँ पे यूज़ करना है। जैसा कि आप जानते हैं कि गुजरात, देखिए हम देखते हैं ऑप्शन की तरफ देखते हैं। ठीक है, ए ऑप्शन में क्या है, राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार। तो आपको ये चीज़ देखना है कि कहाँ से गुजरता है। देखिए, राजस्थान से तो गुजरता है कर्क रेखा, लेकिन वो मध्य प्रदेश से भी गुजरता है, लेकिन वो बिहार से नहीं गुजरता है। तो देखिए, इलिमिनेट हो गया। ए जो है वो इलिमिनेट हो जाएगा, ये इलिमिनेट हो जाएगा। ठीक है, ये नहीं होगा। उसके बाद हम आते हैं बी पे। बी पे देखिए क्या है, बी पे है कि गुजरात है बी ऑप्शन में, और झारखंड है, त्रिपुरा है। अब देखिए, आपको देखना होगा कि ऐसे 8 राज्य है जहां से होकर गुजरती है कर्क रेखा। गुजरात से गुजरती है, बिल्कुल जी हाँ गुजरती है। झारखंड से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। त्रिपुरा से गुजरती है, बिल्कुल गुजरती है। आप देखेंगे कि किन किन राज्यों से होकर गुजरती है, तो मैं आपको बता देता हूं कि 8 राज्यों से होकर गुजरती है कर्क रेखा, जिसमें ये तीनों राज्य हैं। इसी तरह आप सी पे देखेंगे तो मध्य प्रदेश तो है, लेकिन बिहार भी है जहां से होकर नहीं गुजरती है, तो सी भी कट जाएगा। अब डी पे देखेंगे तो झारखंड है, पश्चिम बंगाल है, यहाँ से गुजरती है, लेकिन मेघालय से नहीं गुजरती है। आपको देखना होगा कहाँ से गुजरती है, मिजोरम से गुजरती है, मेघालय से नहीं गुजरती है। त्रिपुरा और मिजोरम से गुजरती है। तो मैं आपको बता देता हूँ कि कहाँ कहाँ से गुजरती है। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम, यहाँ से होकर कर्क रेखा गुजरती है। तो उस हिसाब से जो बी ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आते हैं 51 नंबर क्वेश्चन पे। क्वेश्चन है, किस दिन को विश्व कैंसर दिवस के रूप में मनाया जाता है। आपको ये वाला भी क्वेश्चन मिल जाता करेंट अफेयर्स में, और इसका आंसर होगा 4 फरवरी। आपने अगर एडिटोरिया का करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें ये था, वहां आपको मिल जाता। ठीक है, 4 फरवरी इसका आंसर होगा ए। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। 52 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन है, एक खाद्य श्रृंखला में निम्नलिखित में से सर्वाधिक संख्या किसकी होती है। सिंपल क्वेश्चन है, साइंस का क्वेश्चन है, कोई भारी क्वेश्चन नहीं है। देखिए, इसमें जो है फर्स्ट जो है प्रोड्यूसर, उसकी संख्या नहीं होती है ज़्यादा। इसको काट देंगे, अगर एलिमिनेट करके आप बनाते कॉमन सेंस से तो बन जाता। ठीक है,
प्राथमिक उपभोक्ता नहीं होती है, द्वितीयक उपभोक्ता की नहीं हो सकती, ऑब्वियसली प्राथमिक की नहीं है तो द्वितीयक की भी नहीं हो सकती है। लेकिन अब जब बात करेंगे यहाँ पे डीकम्पोजर्स और डी ऑप्शन जो है अपघटक, इनकी संख्या सबसे ज़्यादा होती है। साइंस का सिंपल क्वेश्चन है, ल्यूसेंट में आपको मिल जाता। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 53 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में जाति प्रथा का लक्षण नहीं है। अगर हम 53 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे तो उसमें आप जो जाति प्रथा दिया गया है उसमें तीन ऐसे थिंकर्स हैं जिन्होंने ये थियोरी दी है, जिसमें अगर आप देखेंगे सोशियोलॉजी का ये क्वेश्चन है तो उसमें क्या है कि जाति जन्म से निर्धारित होती है। ठीक है, यहाँ पूछ रहा है लक्षण नहीं है, तो लक्षण ये वाला लक्षण तो है। ठीक है, फर्स्ट तो है। ठीक है, आप जब उसकी सोशियोलॉजी के अंदर ये पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको मिलेगा कि बिल्कुल ये तो है। ठीक है, विवाह समूह के सदस्यों में ही होती है, बिल्कुल होती है। जब होती है विवाह समूह के सदस्यों के बाद, जब ये सही है, ये होता है, ये इसके लक्षण हैं, तो ये जो सी है ऑटोमेटिकली आ जाएगा आंसर में। देख लीजिए आप, है ना। और हमको डी की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं, तो कॉमन सेंस का क्वेश्चन था। आप कॉमन सेंस लगाते थोड़ा सा, अगर आपने सोशियोलॉजी थोड़ा भी पढ़ा होता तो ये क्वेश्चन भी आपका बन जाता। सी होगा इसका करेक्ट आंसर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ठीक है, आइए क्वेश्चन जो अभी मेरे पास अवेलेबल है उसके हिसाब से 93 नंबर क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या पूछ रहा है कि 42वें संविधान संशोधन अधिनियम ने कुछ विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची में डाल दिए। ठीक है, इनमें से कौन से नीचे गलत उल्लेखित है। ठीक है, गलत उल्लेखित है। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है, एक बार पढ़ें। ऐसा नहीं पढ़ें कि जल्दी में बस पढ़ लिया समझ में नहीं आया, तो समझिए यहाँ पे है कि नीचे गलत उल्लेखित है। ठीक है, तो आप अगर जाएंगे, आप इस चीज़ को अगर आपने पढ़ा होगा पॉलिटी, तो आप चाहे लक्ष्मीकांत का पढ़े चाहे आपने ल्यूसेंट से पढ़ा होता, तो वहाँ पे ये चीज़ें दी हुई है। ठीक है, 42nd अमेंडमेंट में जो है वो 5 सब्जेक्ट जो ऐसे थे जो कि शिफ्ट किए गए थे स्टेट लिस्ट से कंकरेंट लिस्ट में। उसमें एक पहला क्या था, एजुकेशन था, बिल्कुल था। वन यानी फॉरेस्ट था, बिल्कुल था। तो जैसे ही हो गया कि फॉरेस्ट था और है ना शिक्षा था, तो ये नहीं होगा। ठीक है, क्योंकि ये तो था। अब देखिए उसमें दूसरा क्या था कि प्रोडक्ट प्रोटेक्शन ऑफ वाइल्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स भी था, जिसको शिफ्ट किया गया था। तो यहाँ पे क्या है, वन, वन तो है ही, जंगली जानवरों का संरक्षण भी था, तो ये भी नहीं होगा। अब आइए, जब शिक्षा था और उसमें बर्ड की भी बात की गई है, तो पक्षियों का भी संरक्षण था, यानी ये भी था, ये भी नहीं होगा। तो आप जब इलिमिनेशन करेंगे ना, तो ये तीन ऑप्शन जो है इलिमिनेट हो जाएंगे, तो चौथा तो होगा ही आंसर। ठीक है, चलिए समझ में आ गया। अगर इस तरह आपने बनाया होता और दिमाग लगाया होता तो आराम से आप कर सकते थे, इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर सकते थे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 94 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से समूह का उदाहरण कौन सा है। देखिए ये कॉमन सेंस का है, जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा वो भी बना सकता है और जिसने नहीं पढ़ा होगा वो भी बना सकता है। आप सोचने वाली बात है। देखिए आप ए नंबर क्वेश्चन पे, ए ऑप्शन पे चले जाइए। रेलवे स्टेशन में प्रतीक्षा करते यात्री है, तो देखिए रेलवे स्टेशन पे प्रतीक्षा करते यात्री क्या होता है, उनका उनका कोई समूह नहीं होता, क्योंकि वो सब अपने अपने अलग अलग उद्देश्य से, कोई एक जगह नहीं है, कि उनका उद्देश्य एक नहीं है, मतलब कि वो एक जगह से जुड़े हुए नहीं है, सब अलग अलग हैं। ठीक है, उसी उसी तरह, क्योंकि है तो एक जगह लेकिन एक दूसरे से जुड़े नहीं है, तो वो ग्रुप नहीं हो सकता। सिनेमा हॉल में भी बैठे लोग ग्रुप नहीं हो सकते हैं। ठीक है, उसी तरह संगीत समारोह में दर्शक भी हैं, तो उनको कोई मतलब नहीं, वो संगीत देखने आए काम। लेकिन परिवार के सदस्य जो हैं वो एक तरह के ग्रुप हुए, क्योंकि वो सब जुड़े हुए हैं किसी न किसी तरह से। तो ये आपका डी नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए। ठीक, 95। ठीक है, 95 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं। दुर्खीम के अनुसार आधुनिक समाज में डैश होती है। देखिए अब
अब इसकी बात करेंगे तो इसके लिए आपको सोशियोलॉजी का ज्ञान तो होना जरूरी है, ठीक है। तो इसमें क्या है कि आप आराम से, अगर जिसने पढ़ा होगा, ऐसे आपने नहीं पढ़ा है तो आप इसका क्वेश्चन का आंसर नहीं दे सकते। अगर सोशियोलॉजी नहीं पढ़ा है तो आप ऐसे कॉमन सेंस पे तो नहीं दे सकते। तो इसके लिए आपको जाना चाहिए। तो सोशियोलॉजी में दुर्खिम ने एक एक बुक उनकी आई थी जिसका नाम था द डिवीज़न ऑफ लेबर सोसाइटी। उसके अंदर उन्होंने दो तरह की सॉलिडरिटी की बात की थी, एकता की बात की थी। वो ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी थी और दूसरा था मैकेनिकल सॉलिडरिटी। तो यहाँ पे दोनों चीज़ हैं, आप ये चीज़ देखेंगे तो यहाँ पे ये भी है, ऑर्गेनिक भी है और मैकेनिकल भी, दोनों ऑप्शन में दिया है। अब इसका करेक्ट आंसर क्या होगा ये मुझे नहीं पता, ये आयोग डिसाइड करेंगे। अब जिन लोगों ने सी पे भी लगाया होगा या फिर डी पे लगाया होगा, टिक उनका सही होगा। अब आयोग किसको लेती है आंसर के रूप में, वो उनके ऊपर होगा, ठीक है। इस पे कंफ्यूजन है, आप लोग चेक कर लेंगे अगर आपको ये तो आपको डाउट है किसी तरह का तो, ठीक है। मैं सोशियोलॉजी का स्टूडेंट हूँ तो थोड़ा इतना सा पता है, ठीक है। चलिए अब आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे। 96 नंबर क्वेश्चन आप देख रहे हैं कि अपूर्वा यानी अपूर्वी चंदेला जो है उनका संबंध किस खेल से है। सिंपल है, करंट अफेयर का क्वेश्चन है, आपने पढ़ा होता एडिटेरिया तो वहाँ था ये, ठीक है। ये सी नंबर निशानेबाजी में उन्होंने उनका संबंध निशानेबाजी से है, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग आते हैं 97 पे। 97 में है छोटे उपग्रहों को प्रक्षेपित करने के लिए देश का दूसरा स्पेस पोर्ट विकसित किया जा रहा है जो स्थित है कहाँ। देखिए ये भी करंट अफेयर्स का था, ये भी अगर आप देखते हैं यूडिटोरिया पे वो मिल जाता, और इसका जो सही आंसर है वो है बी, तमिलनाडु में अभी ये 2021 में ही स्थापित हुआ है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्रिचॉफ्स करेंट लॉ, ठीक है। तो इसमें है किरचॉफ का धारा नियम जो है और डैश दिया हुआ संरक्षण किस पे आधारित है, जबकि किरचॉफ वोल्टेज किस पे आधारित है। इसमें सिंपल है, देखिए धारा नियम आवेश है, वहाँ पे आवेश आ जाएगा, और जो वोल्टेज का नियम है उसमें जो संरक्षण की बात कर रही है, ऊर्जा के संरक्षण की बात कर रही है, किया जा रहा है। तो इसका जो है सही आंसर वो सी है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। बात हो रही है कि 2024 ओलंपिक गेम्स विल बी होस्टेड बाय, ठीक है। जो 2024 का ओलंपिक गेम है, खेल है, उसकी मेजबानी कौन करेगा, कहाँ होगी, ठीक है। तो देखिए आप अभी आपने जो टोक्यो ओलंपिक देखा, ठीक है, उसके उसी समय से ये करंट में आ रहा था, करंट न्यूज़ में, कि भैया जो अब नेक्स्ट वाला होगा वो होगा कहाँ, पेरिस में। सी इसका करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। ओडोमीटर इज एन इंस्ट्रूमेंट यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ। देखिए ओडोमीटर का एक उपकरण है जिसका क्या मापा जाता है उसके द्वारा, ये समझ लीजिए, ठीक है। तो आप ओडोमीटर आपने देखा, आप बाइक चलाते हैं, आप रोज ओडोमीटर जो है देखते हैं। बाइक का जो वो मापन होता है, जो स्पीड मापते हैं, जहाँ पे आपको दिखाता है उसके नीचे में कि कितनी दूरी आपने तय की है, वही ओडोमीटर है, ठीक है। तो ये क्या हो गया, दूरी का, दूरी इसके द्वारा मापा जाता है, समझ गए, ठीक है। तो सही आंसर हो गया डी, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। 77 नंबर क्वेश्चन है, मराठा शासक छत्रपति शिवाजी की राजधानी का नाम क्या था। ये सबको पता है, ठीक है, ल्यूसेंट में ये था मराठा साम्राज्य, अगर आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये मिल जाएगा, और सही आंसर है रायगढ़, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं फिर से। 78 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, प्रतिदीप्त नलिका तथा नियोन चिन्ह बल्ब में होता है क्या, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए इसके लिए तो आपको दिमाग लगाने की कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे आपको अगर याद होगा तो आप बना सके, नहीं तो नहीं बना सकते हैं। और ये था साइंस का क्वेश्चन, और इसका सही आंसर जो है वो डी है, प्लाज्मा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 79 नंबर क्वेश्चन है, पूछ रहा है कि वर्ग संघर्ष की अवधारणा किसने दी, ठीक है।
तो देखिए, दो लोगों ने दी थी, दो दो ऐसे मतलब सोशियोलॉजी के अंदर थिंकर हुए जिन्होंने ये दिया था, लेकिन सबसे पहले जो दिया था वो ना तो मैक्स वेबर ने, ना इमानुएल दुर्खिम, ना हार्वर्ड स्पेंसर ने दिया था। कार्ल मार्क्स की थ्योरी है। उन्होंने कहा था कि जो समाज है वो वर्गों में बटा हुआ है, ठीक है। तो ये कार्ल मार्क्स की थ्योरी है, ठीक है, समझ रहे हैं? ठीक है, उन्होंने ये जो थ्योरी दी थी, ये दी थी अपनी इस थ्योरी का नाम है, बुक का नाम है ब्रिटैनिका। ठीक है, ब्रिटैनिका, वो ब्रिटेन में थे उस समय, और औद्योगिक क्रांति हुई थी तो उसी समय उन्होंने ये बात बोली थी, ठीक है। वर्ग संघर्ष का अवधारणा दिया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 80 नंबर क्वेश्चन, और यहाँ पे ये करंट से रिलेटेड है कि किस देश के प्रधानमंत्री ने 15वीं पूर्वी एशिया शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता की, यानी ईस्ट एशिया समिट। ठीक है, देखिए यहाँ पे कॉमन सेंस से आप इसको कर सकते थे, करंट का तो है ही, अगर जिसने पढ़ा होगा वो कर सकता था, लेकिन ये आप कॉमन सेंस से भी कर सकते थे। देखिए, भारत ने इसकी अध्यक्षता तो नहीं की, ठीक है, एकदम आपको ये पता ही होगा, क्योंकि ईस्ट एशिया की बात हो रही है तो भारत नहीं करेगा, भारत दक्षिण एशिया में आता है, आप समझ सकते हैं। तो हमारे प्रधानमंत्री ने तो नहीं किया। रशिया को आप इलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि प्रधानमंत्री वहां पे प्रमुख नहीं होता है, ठीक है, वहां पे राष्ट्रपति होता है, तो दो तो ऐसे ही हो जाते इलिमिनेट। नेपाल तो अभी अभी गणतंत्र बना ही है, इसके प्रधानमंत्री अभी जुड़े होंगे किसी से, इसका मतलब थोड़ा तो आप यहाँ पे ले सकते थे चांस कि नेपाल तो नहीं होगा, और इसका सही आंसर जो है वो वियतनाम है। वियतनाम में कौन, कब हुआ था ये समिट, ये हुआ था 14 नवंबर 2020 को, ठीक है। और वहाँ के जो प्रधानमंत्री है उनका नाम तो मैं ठीक से प्रोनाउंस कर पाऊंगा कि नहीं, पर उनका नाम है ग्वेन ज्वांग फॉक, फैक, सॉरी, ऐसे कुछ नाम है, आप देख लीजिएगा। वो वहाँ के सोशलिस्ट रिपब्लिक पार्टी के जो है मेंबर हैं, और अभी वहाँ के प्रधानमंत्री हैं, ठीक है। 2020 में उन्होंने इसकी अध्यक्षता की थी, 15वां शिखर सम्मेलन जो था इसका, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। 81 नंबर क्वेश्चन, देखिए यहाँ पे है कि कटी जली एवं कच्ची सतहों पर कौन से ये तो कटा हुआ आगे पनपते हैं, पर इसका जो आंसर मैं समझता हूँ, और जो पता है मुझे, वो है ए, वेसिलस सीरस। आप लोग एक बार देख लेंगे, अगर डाउट हो तो आप कहीं से देख सकते हैं, खोज सकते हैं, गूगल कर सकते हैं, आज के ज़माने में तो ये चलता है, ठीक है। बाकी नेक्स्ट हम जाते हैं। 82 नंबर क्वेश्चन, पेले वाज अ प्रोमिनेंट प्लेयर ऑफ, पेले एक प्रसिद्ध खिलाड़ी था, पेले प्रसिद्ध खिलाड़ी था। आपने अ, अमूल पालेकर की कोई मूवी देखी है, बहुत अच्छी मूवी थी, ठीक है। पहले मोच रखता है उसमें, फिर उसके बाद वो मोच नहीं रखता है, ऐसे कुछ नौकरी के लिए, तो उसमें ना एक इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू में अमल पालेकर जाते हैं इंटरव्यू देने के लिए, और उनसे वहाँ पे यही क्वेश्चन जो है पूछता है इंटरव्यूअर। वो पूछता है कि पेले को आप जानते हैं, महान फुटबॉल खिलाड़ी। आप ऐसे भी मतलब अगर आप जानते हैं या फिल्म भी देखा हो, मूवी देखा हो, तो ये चीज़ें आपको पता होंगी। तो वो पेले जो थे वो फुटबॉल के प्रसिद्ध खिलाड़ी थे, ठीक है। चलिए, तो ये बी जो आपका आंसर होगा वो बी नंबर ऑप्शन होगा, ठीक है। नेक्स्ट नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं 83 नंबर क्वेश्चन की। देखिए, फैज़ अली कमीशन जो है वो किससे संबंधित है, क्वेश्चन ये है। और अगर आपने उस समय जो जब राज्यों का पूर्ण गठन हो रहा था तो बहुत सारे आयोग उसमें हो रहे थे गठित, तो उसमें एक आयोग ये भी था कि राज्यों के पूर्ण गठन से संबंधित है फैज़ अली आयोग। तो अगर आपने पढ़ा होगा आज़ादी के बाद का पॉलिटी पढ़ा होगा, या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा, तो वहाँ पे ये आपको मिल जाएगा, ठीक है, ल्यूसेंट से भी मिल जाएगा। नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं कि इडली को जिस प्रक्रिया द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। तो ये तो समझिए कि चलिए साइंस का क्वेश्चन है, लेकिन बड़ा ही बदमाशी है आयोग की कि कहीं से भी क्वेश्चन पूछ दिया। लेकिन आप थोड़ा दिमाग लगा सकते हैं, इडली अगर आपने खाया होगा, साउथ में बहुत फेमस है, तो वो जो है स्टीमिंग करके
बनाया जाता है, और सी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, जिस तरह मोमोज बनता है, मोमोज तो खाए ही होंगे। चलिए कोई नहीं, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब इस पीडीएफ के हिसाब से जो है वो अगला क्वेश्चन है 60। ठीक है, भारत में फ्यूचर इंजीनियरिंग प्रोग्राम किसके द्वारा शुरू किया गया? अगर करंट अफेयर्स आपने देखा होता तो उसमें आपको ये मिल जाता एडिटोरिया में, और वो है अमेजॉन। अमेजॉन के द्वारा ये किया गया है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है इसका सही है। अब नेक्स्ट आते हैं 61 पे। भारत का वाटरमैन जो कहा जाता है वो राजेश सिंह को कहा जाता है। अगर हम मिल्कमैन की बात करें तो वर्गीज साहब को कहा जाता है। ठीक है, कुरियन वर्गीज। मिल्कमैन की अगर बात करेंगे तो वाटरमैन जो कहा जाता है वो राजेश सिंह को कहा जाता है। तो बी ऑप्शन जो है इसका सही है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। 62 नंबर क्वेश्चन है, जब 1942 में अखिल भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने भारत छोड़ो आंदोलन छेड़ा तब भारत का वायसराय कौन था? आप देखेंगे, आप मॉडर्न इंडिया जैसे ही पढ़ना स्टार्ट करेंगे ना, उसी वैसे ही अगर आप जाएंगे भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में जैसे ही पढ़ेंगे तो आपको मिल जाएगा कि लिथिंगलो जो है वहाँ पे जो रेड कलर में ना, रिसेंट में रेड जो बॉक्स बना हुआ उसमें ये बात लिखी हुई है। ठीक है, और ऐसे तो वन लाइनर ही होता है, तो वहाँ पे ये चीज़ लिखी कि लिन लितगो जो थे उन्होंने ही, मतलब उस समय वो वायसराय थे। ठीक है, उनके बाद वेवल आए थे, उनके बाद माउंटबेटन आए थे। ठीक है, तो फर्स्ट जो है ए नंबर ऑप्शन वो इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ेंगे हम लोग 63 नंबर पे। ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। ऐसे तो अलग अलग जगह अलग अलग नंबर पे ये क्वेश्चन है, लेकिन अलग अलग सेट में, लेकिन ये बहुत ही हल्का क्वेश्चन था। एक नंबर पे था, मैंने पहले जो क्वेश्चन देखा था उसमें। तो इसका तो कोई भी जवाब दे सकता था। देखिए इसमें तो शुगर की बात चल रही है, तो ग्लूकोज तो होगा नहीं, माल्टोज भी नहीं होगा, फ्रुक्टोज भी नहीं होगा, लैक्टोज होगा। जब भी आपने कहीं भी पढ़ा होगा तो लैक्टो जो है मीठापन जो होता है उनकी उस दूध के अंदर, उसको लैक्टो बोलते हैं। अब महालैक्टो ही देखिए दूध से ही बनता है। आपने वो चॉकलेट तो खाई होगी, चॉकलेट तो दूध मिला के बनता है ना, तो इसलिए महालैक्टो जो बोला जाता है वही वही लैक्टोज है, ये समझ गए? तो सी नंबर जो ऑप्शन है वो सही है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, चलिए 64। ऐसी समष्टि पारस्परिक क्रिया जिसमें एक जाति को लाभ होता है और दूसरी को न लाभ होता है न हानि, को क्या कहते हैं? ठीक है, देखिए ऐसे तो इसको इंग्लिश में कॉमेंसलिज्म कहते हैं, बट इंग्लिश में जो हिंदी में जो है वो आपका डी आंसर है, और इंग्लिश में भी डी है। ठीक है, सहभोजिता। ठीक है, आप पढ़ेंगे, आपने पढ़ा भी होगा ऐसे बायो के किसी 12th में भी था, 10th में भी था। ठीक है, ऐसे आप अगर ल्यूसेंट का भी पढ़ते तो वहाँ भी है शायद, पर मैंने देखा नहीं है, बट होगा। ठीक है, ये इसका आंसर है डी नंबर ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 65 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरह है कि भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना किस अधिनियम रिपोर्ट के द्वारा की गई थी? तो आपने पढ़ा होगा हिस्ट्री या फिर पॉलिटी, उन दोनों में है कि भारत सरकार अधिनियम, ठीक है, 1935, इसके द्वारा संघीय न्यायालय की व्यवस्था की गई थी। और 1937 में संघीय न्यायालय स्थापित हो गया था। ठीक है, 1937 में स्थापित हुई, 1935 अधिनियम के द्वारा हुई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन पे। ठीक है, 66 नंबर क्वेश्चन। आइए हम लोग बात करते हैं कि हाल ही में किस राज्य में भारत के सर्वोच्च ऊंचाई पर वो ऐसे कुछ है बनने वाले और हर्बल पार्क का उद्घाटन हुआ है? ठीक है, ये हुआ है उत्तराखंड में, उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में। ये भी आपको मिल जाता एडिटोरिया में, ये भी मिल जाता अगर आप पढ़ते या पढ़ा होगा आपने ईयर वाला, उनका जो करंट अफेयर्स है उसमें ये है। ठीक है, तो जो आंसर है वो सी नंबर ऑप्शन है, उत्तराखंड। ठीक है, बहुत जगह मैंने देखा बहुत सारे लोग एनालिसिस कर रहे थे, पता नहीं क्या कैसे कर रहे थे। तो कुछ लोग तो लाइक्स और शेयर अपना पता नहीं यूट्यूब चैनल चलाने के लिए एकदम गलत गलत आंसर हो, किसी ने हिमाचल प्रदेश किसी ने लद्दाख उद्दाख सब बताया हुआ था, लेकिन इसका जो सही आंसर है वो उत्तराखंड है, चमोली डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, नेक्स्ट
67, उत्पादन संभावना परिधि के अंदर स्थित बिंदु जो है वो होगा आपका, वो है आंसर 67 का ए। ठीक है, ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। इसमें क्या है कि फिजिबल तो होगा बट नॉट इफिशिएंट होगा। ठीक है, कुछ नियम है यू और बी ऐसे कुछ करके, आप उसको पढ़ेंगे तो समझ में आएगा, लेकिन इसका आंसर जो है वो ए है। ठीक है, आप आप देख लेंगे अगर डाउट होगा आपको तो। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 68, तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में दिखाई देने का कारण। देखिए, अब अलग अलग लोग अलग अलग बात कर रहे थे, कोई विवर्तन बोल रहा था, कोई व्यतिकरण बोल रहा था, लेकिन इसका जो आंसर है वो व्यतिकरण है, बी ऑप्शन सही है। ठीक है, आपने बहुत सारे एनालिसिस तो देखे ही होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे जो है पीडीएफ के हिसाब से वो है 1 नंबर क्वेश्चन, और 1 नंबर क्वेश्चन इस तरह है कि इनमें से एक आवश्यक एमिनो एसिड है। देखिए, इसका साइंस का क्वेश्चन है और इसका जो है वो है बी नंबर ऑप्शन सही, ल्यूसीन। ठीक है, एक बार आप देख लेंगे फिर भी। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि सौर तेल बनाने में, सौर सेल सॉरी, देखिए दिखाई नहीं दे रहा, सौर सेल बनाने में प्रयुक्त किया जाने वाला तत्व है, आप देखेंगे वो है सिलिकॉन। सिलिकॉन ऐसा तत्व है जिसको सौर सेल बनाने में यूज किया जाता है, और सी नंबर ऑप्शन इसका सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 नंबर, और वो इस तरह है, भारत का सक्रिय ज्वालामुखी। देखिए, ये तो पता ही होगा सबको, जिसने पढ़ा होगा ठीक से या नहीं पढ़ा होगा, लेकिन सुना जरूर होगा, थोड़ा भी करंट से आपका वास्ता रहा होगा तो जरूर आपने सुना होगा, वो है वैरनदीप। वैरनदीप पे जो है एकमात्र हमारे इंडिया का ज्वालामुखी है, सक्रिय ज्वालामुखी, बाकी कहीं भी नहीं है। ठीक है, और चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सी ऑप्शन जो था वो सही था, वैरनदीप। आगे बढ़ते हैं। भारतवर्ष में जल प्रदूषण निरोध एवं नियंत्रण अधिनियम ये कब आया था? ठीक है, तो ये यहाँ पे है कि कब आया था। ठीक है, पारित किया गया था, तो पारित किया गया, बात चल रही है कि पारित कब किया गया था, तो ये किया गया था 1974 में। ठीक है, पारित किया गया था, और इसको लागू किया गया था 1977 में। ठीक है, लेकिन ये फिर अमेंडमेंट हुआ था इसका 1988 में। ठीक है, 88 में, 1988 में, और रिसेंटली जो लास्ट टाइम हुआ था वो हुआ था 2003 में। फिर से अमेंडमेंट हुआ था, लास्ट अमेंडमेंट 2003 में हुआ था। ठीक है, तो चलिए इस हिसाब से इसका डी ऑप्शन है, यही सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन है कि दिख तो नहीं रहा है, लेकिन फिर भी मैं इंग्लिश में आपको पढ़ के सुना देता हूँ कि हु वाज द फाउंडर ऑफ गंगेकोंडा चोलापुरम। तो इसका सही आंसर है, आपने पढ़ा होगा, अब साउथ के जब पढ़ेंगे आप राजाओं के बारे में, ठीक है, तो दक्षिण के राजाओं के बारे में, तो वहाँ ल्यूसेंट में भी दिया हुआ है, और वो है राजेंद्र प्रथम। डी ऑप्शन जो है इसका सही हो जाएगा। देखिए, ल्यूसेंट जो अच्छे से पढ़े होंगे, थोड़ा मतलब मन लगा के जिन्होंने पढ़ा होगा, उनसे तो काफ़ी क्वेश्चन बना होगा इसे। क्वेश्चन इतना भारी नहीं था, लेकिन बहुत भारी लग रहा था। खैर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, और 6 नंबर क्वेश्चन है कि राष्ट्रपति अध्यादेश पारित करने की शक्ति वर्णित है किस अनुच्छेद में? और जब अनुच्छेद पढ़ेंगे आप 123, तो इसमें जो है राष्ट्रपति कोई भी अध्यादेश जारी कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह ए ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, नाभिकीय रिएक्टर का वह अवयव जो श्रृंखला अभिक्रिया को नियंत्रित करता है। ठीक है, तो ये साइंस का क्वेश्चन है, और इस हिसाब से जो इसका एकदम मतलब, और कुछ इसमें कॉमन सेंस की कोई बात नहीं है, आप सीधा सीधा आपको याद है तो आप मार सकते थे टिक, वो भी नियंत्रक छड़ के ऊपर, कंट्रोल रॉड्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन है,
द नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया। ठीक है, ये थोड़ा सा कॉमन सेंस वाला भी था, जीके का क्वेश्चन था। आप इसमें थोड़ा सा तो कॉमन सेंस लगा देखिए। इंदिरा पॉइंट हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन से, कि इंदिरा पॉइंट कहाँ है, ये साउथ में है, और ये बात कर रहा है उत्तरी बिंदु की। ठीक है, ये नॉर्थ की बात कर रहे हैं। तो आपने सुना होगा कि नॉर्थ से लेके साउथ, एक तरफ इंदिरा कॉल है, एक तरफ इंदिरा पॉइंट है। ठीक है, तो इस तरह ये तो गलत है। आपका जो आंसर सही है वो है बी ऑप्शन, इंदिरा कॉल जो है वो नॉर्दर्न मोस्ट पॉइंट है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन है कि जहांगीर के शासनकाल में निम्नलिखित में से किस चित्रकार को नादिर उल असर की किताब से नवाजा गया था। ये नवाजा गया था उस्ताद मंसूर साहब को। ठीक है, ये भी ल्यूसेंट में आपको मिल जाएगा, आप पढ़िए अच्छे से। ठीक है, वहाँ पे जब आप मुग़ल सल्तनत पढ़ेंगे तो वहाँ पे जहांगीर के सेक्शन में ये चीज़ थी। ठीक है, कि उनके दरबार में कौन कौन था, तो ये आपको मिल जाएगा। ठीक है, चित्रकार उन्हीं के टाइम में चित्रकारी जो थी वो अपने जेनिथ पे थी, जहांगीर के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं इस तरह। 10 नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निम्न में से पानी में कौन सी धातु मिनी माता रोग के लिए, मिनी माता आप समझते हैं, मिनी माता वो होता है ना, स्मॉल पॉक्स ऐसे हो जाता है, आपको हो जाता है वो, तो अक्सर बिहार वार में जो हम लोग, मतलब ऐसे जहाँ पानी में आर्सेनिक भी होता है, मरकरी भी होता है, तो ज़्यादा होने के कारण ये बीमारी हो जाती है। तो पैरा जो है सी ऑप्शन वो सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। चलिए, इसके हिसाब से 31 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय वन अनुसंधान स्थित है। देखिए, भारतीय वन अनुसंधान जो स्थित है वो देहरादून में है। ठीक है, देहरादून सही आंसर है। ठीक है, डी नंबर ऑप्शन सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन, 32। तो सबसे तेज हिमीकरण विधि जिसमें तरल नाइट्रोजन या कार्बन डाइऑक्साइड का उपयोग किया जाता है। देखिए, दो बातें यहाँ पे, कार्बन डाइऑक्साइड और जो नाइट्रोजन का उपयोग किया जाता है ना, एक फ्लैश फ्रीजिंग जो होती है ना, फ्लैश फ्रीजिंग, उसमें भी ये चीज़ ये होता है कि वो, मतलब ये दोनों यूज़ होते हैं, और वो एक आध घंटे में ही फ्रीज हो जाता है। लेकिन उससे भी ज़्यादा तेज ना ब्लास्ट फ्रीजिंग किया जाता है, ब्लास्ट फ्रीजिंग। ठीक है, ये फूड को मतलब बचाने के लिए किया जाता है, और बड़े बड़े इसके कंटेनर होते हैं, देखा आपने कहीं ऐसे देखा होगा तो नहीं, पर इसका जो आंसर है वो ए नंबर ऑप्शन है। आप देख लीजिएगा अगर डाउट होगा तो। ठीक है, नेक्स्ट 33 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन है कि भारत के किस राज्य में कटी बिहू महोत्सव आयोजित किया जाता है। देखिए, बिहू शब्द आ गया ना, तो आपने पढ़ा होगा कि बिहू फेस्टिवल जो है वो असम में मनाया जाता है, असम में। तो अब इसके साथ लगा हुआ, जो भी बिहू के साथ लगा हुआ है ना, 3 तरह के ऐसे फेस्टिवल है, कटी बिहू और दो हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से जो हम ऐसे सोच सकते, जिनको नहीं आता है वो सोच सकते हैं कि ये असम में, जिनको याद नहीं है तो वो असम को टिक लगा सकते थे एकदम। ठीक है, तो इसका जो ऑप्शन है बी वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं, चलिए। सोनार, सोनार इज द एब्रीविएशन ऑफ, यानी कि सोनार का संक्षिप्तीकरण जो है इसमें से क्या है। देखिए, जो लोग 1 साल से पढ़ रहे हैं ना करंट अफेयर्स, या मतलब 6 महीने से, उन्होंने ज़रूर, उनके सामने से ये ज़रूर जो है स्पीडी में ये चीज़ दिया हुआ था। स्पीडी आप जब पढ़ेंगे, स्पीडी करंट अफेयर, उसमें ये था, और उसका फुल फॉर्म था, वो था साउंड नेविगेशन और रेंजिंग का। ठीक है, इसका शॉर्ट फॉर्म है ये सोनार। तो आप डी नंबर जो ऑप्शन है उसको आप टिक करके आ सकते थे। ठीक है, चलिए, ये सही आंसर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर, एंकर टर्म इज यूज्ड इन। एंकर टर्म कुछ दिन पहले जब ओलंपिक गेम्स चल रहे थे तो उस समय भी ये चीज़ थी थोड़ी सी न्यूज़ में, तो अगर थोड़ा ध्यान दिए होते उस समय तो ये आपको पता होता कि रिले रेस जो है उसमें एंकर टर्म जो है उससे रिलेटेड, ये स्पीडी के करंट अफेयर्स में था। ठीक है, अगर आपने पढ़ा होता तो शुरू में ही दिया हुआ है उसी से। तो ठीक है, चलिए बी नंबर ऑप्शन जो है वो आंसर सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं 36।
ओके, ये है आपका मैथ्स का क्वेश्चन और यह रीजनिंग का, आप इसको देख लेंगे अपने हिसाब से। बाकी हम जीके की बात करें तो जीके हम अगला क्वेश्चन है 37 नंबर क्वेश्चन, कि कौन सा मंत्रालय खेल पुरस्कार सम्मान से जुड़ा हुआ। सिंपल, एकदम ही सिंपल क्वेश्चन है। आप इसमें आंख मूंद करके भी आप ये सिर्फ देख सकते हैं कि खेल किस में, खेल, बस मार देते हैं ऐसे टिक और जाके अपना वो OMR शीट भर देते हैं। बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। ठीक। नेक्स्ट, द फर्स्ट ओपियम वॉर इंडेड बाय ट्रीटी ऑफ। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन है ये। ठीक है, फर्स्ट जो ट्रीटी हुआ था, ओपियम वॉर इंडेड हुआ था, उसमें जो ट्रीटी हुआ था वो ट्रीटी ऑफ नैनकिंग था। ठीक है, ये कब हुआ था? ये हुआ था 1842 में। ठीक है, ये 1842 में हुआ था और इसका सही आंसर जो है वो ए नंबर ऑप्शन है, नैनकिंग। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है 11 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, एशियाई खेलों में बैडमिंटन को पहली बार शामिल किया गया था। देखिए एशियाई खेलों में जो है 1962 में शामिल किया गया था। ठीक है, ऐसे तो 1964 में ये हुआ था, आया था, चला था, लेकिन 1962 से ही फॉर्मली उसको ऐड कर लिया गया था। तो इसका सही आंसर जो है वो 1962 है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो 12 नंबर है, ये देख लीजिएगा। ठीक है, ये मैथ्स का क्वेश्चन है, इसमें कुछ ऐसे है नहीं, 7 into 5 करके आपको देख लेना है। ठीक है ना, हल्का क्वेश्चन है, आप अपने हिसाब से कैलकुलेशन कर लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट है 30 नंबर क्वेश्चन, और क्वेश्चन इस तरह है कि हर्षवर्धन का के साम्राज्य की राजधानी कहाँ है। देखिए इसमें देख सकते थे, देखिए पहले उनका जो था वो थानेश्वर था, लेकिन उन्होंने शिफ्ट कर लिया था कहाँ, कन्नौज। थानेश्वर तो है नहीं इस ऑप्शन में, तो कन्नौज है। इस हिसाब से कन्नौज जो है उनकी राजधानी थी, और ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए द वेट ऑफ डिस्कस फॉर मेन इज, पुरुषों के चक्का डिस्कस का वजन कितना होता है, वो जो खेल में यूज़ होता है, ऐसे इसका जो वजन होता है वो होता है 2 किलोग्राम। पुरुषों का 2 किलोग्राम, और गर्ल्स यानी कि लड़कियों का जो होता है वो 1 kg होता है, 1 kg। ठीक है, 1 kg। चुको, बाकी आप देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट जो है वो है 15 नंबर क्वेश्चन, यानी कि 15वां नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या पूर्ण वर्ग है। तो ये मैथ्स का क्वेश्चन है, आप इसको देख लेंगे। ठीक है, पूर्ण वर्ग आप देख लीजिए कौन सा वर्ग है। ठीक है, जो सीधे सीधे कट जाएगा, ऐसे तो मुझे लगता है कि लास्ट वाला है, लेकिन आप अपने हिसाब से देख लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 नंबर क्वेश्चन, और 16 नंबर क्वेश्चन जो है वो इस तरह की, निम्न में किस कंपनी ने सन 1983 में ये म्यू, दिख नहीं रहा, म्यू लीन ऐसे कुछ करके विक्रय आरंभ किया, लेकिन इसका जो आंसर है वो है एली लिली। ठीक है, आप देख लेंगे वैसे। ठीक है, लेकिन आंसर ये है। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन है, 17वां क्वेश्चन, और इसका क्वेश्चन है FIT। देखिए फिट इंडिया करके है कुछ इसका फुल फॉर्म, और FIT मोबाइल एप्लीकेशन जो है निम्नलिखित में से, अगर फिट इंडिया की बात है तो खेलकूद मंत्रालय की बात है, और इसका जो ऑप्शन है वो खेलकूद मंत्रालय, ए नंबर ऑप्शन सही है। ठीक है, बाकी हम मिला लेंगे आपका कितना स्कोर कर पा रहे हैं आप। ठीक है, 18 नंबर क्वेश्चन है, और ये है गंधार कला शैली समन्वय है। देखिए इसमें आप जे अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी, और हिस्ट्री में आपने कुषाण डायनेस्टी अगर पढ़ी होगी, तो उसमें आपको ये चीज़ मिल जाएगा, और ये आपको मिल जाएगा ल्यूसेंट के अंदर। ल्यूसेंट में है कि कुषाण डायनेस्टी के अंदर जो है गंधार कला का मतलब वो आगे बढ़ा, फला फूला। ठीक है, तो आप देखिए इसमें से आप छांट सकते हैं, पर्शियन कला, भारतीय पर्शियन कला, नहीं नहीं, चीनी कला, नहीं नहीं। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा था तो डायरेक्ट आप यहाँ पे मार देते हैं आके टिक कि भैया इसमें से तुर्क अफगान तो उस समय आए ही नहीं थे।
तो भारतीय ग्रीक की ही बात हो सकती है और यही से स्टार्ट हुआ। ठीक है, तो डी नंबर ऑप्शन जो है वो आपका हो जाएगा सही। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, 19वां क्वेश्चन। भारत की संसदीय प्रणाली में शून्यकाल का आशय क्या है? देखिए, शून्यकाल का आशय ये है कि वह ठीक समय जब प्रश्नकाल समाप्त हो जाता है, समाप्त होते ही शून्यकाल स्टार्ट हो जाता है। ठीक है, प्रश्नकाल जैसे ही समाप्त होता है। तो आपका ए नंबर जो ऑप्शन है वो हो जाएगा सही। ठीक है, नेक्स्ट ये 20वां क्वेश्चन है। 20वां क्वेश्चन बेवर के अनुसार जिसने सोशियोलॉजी पढ़ा होगा वो आराम से कर सकते हैं, लेकिन जिसने नहीं पढ़ा है वो भी इस क्वेश्चन को कर सकते थे। बेवर के अनुसार निम्न में से कौन सा पारंपरिक सत्ता का स्रोत है? देखिए, सोचने वाली बात है कि कानून वो पारंपरिक सत्ता का नहीं है, वो उसको बनाया जाता है कानून। ठीक है, पुलिस उसी को पालन करवाती है, नौकरशाही भी उसी का हिस्सा है, लेकिन प्रथा जो है वो चली आती मतलब एक क्या कहते हैं, एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन तक। ठीक है, तो ये प्रथा जो है ए, आप ऐसे भी सोच सकते हैं कि बेवर बोले ना बोले, लेकिन आप अपना दिमाग लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये इस हिसाब से जो है ए नंबर जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 21, 21वां क्वेश्चन है। भारत में चाय उत्पादन में प्रथम स्थान है। देखिए, चाय उत्पादन आप जानते हैं, अगर आपने ऐसे भी जानते हो कि असम में ज़्यादा चाय मिलती है। ठीक है, अगर कॉफ़ी उत्पादन पूछता तो कर्नाटक होता, लेकिन यहाँ पे पूछा है चाय उत्पादन, तो इस हिसाब से असम है। ठीक है, बी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं। 22वां नंबर क्वेश्चन है, और क्वेश्चन है कि निजी क्षेत्र में लघु व मध्यम उद्योगों के विकास के लिए औद्योगिक साख व निवेश निगम परियोजना जो है वो मिशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक था। ठीक है, आपने अगर करंट अफेयर्स पढ़ा होगा तो उसमें आपने ये देखा होगा, वो मिशन फ्रॉम वर्ल्ड बैंक था, वर्ल्ड बैंक के द्वारा मिशन चलाया गया था। ठीक है, सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही हो जाएगा। चलिए इस तरह आगे बढ़ते हैं 23वें नंबर क्वेश्चन पे। ठीक है, कि जब आयोडीन घोल की कुछ बूंदों को चावल के पानी में मिलाया जाता है तो घोल नीला काला हो जाता है। ठीक है, यह इंगित करता है कि चावल के पानी में शामिल है। देखिए, ऐसे कोई भी घोल आप अगर आपको ये करना होगा ना, तो उसमें लिटमस पेपर आता है, आपने शायद उसका नाम सुना होगा। उसमें भी अगर स्टार्च होता है ना तो वो नीला हो जाता है। जिसने भी अगर थोड़ा सा दिमाग लगाया होगा तो खैर, जिसको साइंस पता होगा, तो जिन्होंने पढ़ा होगा तो आराम से स्टार्च पे लगा सकते हैं। सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 24। जिन्होंने जिन्होंने अभी पढ़ा था करंट अफेयर्स उनको तो पता ही होगा कि देखिए, दो तरह से इसको प्रोनाउंस करते हैं, एक तो ओरू नोडोई या ओर नो दय योजना। ठीक है, ये जो है असम सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है और चलाया गया है, आप देख लेंगे। ठीक है, और ये इसका सही ऑप्शन जो है वो है बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 69 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, और क्वेश्चन इस तरह की, नामदफा नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? देखिए, ये सिंपल क्वेश्चन है, आपने अगर नेशनल पार्क थोड़ा भी पढ़ा होगा तो वो है अरुणाचल प्रदेश में। अरुणाचल प्रदेश में नामदफा है। बाकी कांजीरंगा जो है असम में है, उड़ीसा चिल्का झील ये सब जो है यहीं पे है, मणिपुर में आप देख लेंगे क्या है। ठीक है, सही ऑप्शन सी है, अरुणाचल प्रदेश। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 70 नंबर क्वेश्चन, और वो है यूटोपिया का लेखक कौन था? देखिए 70 नंबर क्वेश्चन, यूटोपिया का लेखक, और उसका जो सही आंसर है वो है ए, थॉमस मोरे। ठीक है, इसने ये किताब लिखी थी 1516 में, यानी 1516 में। ये लैटिन भाषा में लिखी गई किताब थी और उस समय प्रकाशित हुई थी। ठीक है, ये उनका जो है सोशियो पॉलिटिकल सटायर था उस समय। ठीक है, उसी पे लिखी गई है, थॉमस मोरे की यूटोपिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन वो है 71, और
यह है कि अर्थशास्त्र को जिस अध्ययन के रूप में श्रेष्ठता परिभाषित किया जाता है। देखिए सिंपल क्वेश्चन है, जिसको नहीं भी आता है ना वो भी सोच के जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा भी नहीं होगा वो भी सोच के इसको मार सकता है कि इसमें सही क्या होगा, वो समझ सकता है। देखिए पढ़ेगा होगा पहला कि किस प्रकार एक व्यवसाय को सबसे लाभदायक हो, तो व्यवसाय की बात नहीं हो सकती, इकोनॉमिक्स की बात होगी। तो वो मतलब कुछ थोड़ा अलग होगा कि लाभदायक बनाए रूप में चलाया जाए, ऐसा तो नहीं होगा हमेशा। ठीक है। उसके बाद है किस प्रकार स्टॉक की, मतलब स्टॉक की बात जो होगी, जब इकोनॉमिक्स आया तो स्टॉक की बात तो समझ रहे हैं कि बाद में आई होगी और इकोनॉमिक्स बहुत पहले आया होगा। तो देखिए तीसरा जो है सबसे सुटेबल जो है वो स्टेटमेंट है कि किस प्रकार समाज अपने सीमित संसाधनों का प्रबंधन करे, बिल्कुल सुटेबल है। और आप इस चीज़ को समझकर थोड़ा सा दिमाग पे जोर डाल के इस पे आप मार सकते थे, ठीक। और ये हो जाता है आपका सही, सी नंबर ऑप्शन जो है वो सही है। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 72। तो 2001 जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या थी। देखिए एकदम ही बदमाशी है ये क्वेश्चन तो पूछना ही नहीं था, इतना पुराना एकदम उठा के पूछ दिया। खैर इसका आंसर जो है वो डी है, 1029 मिलियन उस समय थी। ठीक है, 2001 की जनगणना के अनुसार भारत की पॉपुलेशन। चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। और अगला जो है क्वेश्चन है वो है 73, 73 नंबर क्वेश्चन है कि चेन मेंग किस स्पर्धा की चैंपियन खिलाड़ी हैं। देखिए इसमें भी आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते थे, भले ही ये करंट से रिलेटेड है लेकिन फिर भी आप लगा सकते थे। देखिए चेन मेंग, नाम इनका देख लीजिए, आपको लग रहा है ये कहाँ की होंगी, ये चीन की होंगी। ऐसा देखिए सोच के देखिए थोड़ा सा, देखिए चीन, और चीन का जो राष्ट्रीय खेल है ना चाइना का, वो है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस चाइना का राष्ट्रीय खेल है, ठीक है। तो इस हिसाब से भी आप सोच सकते थे, और इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा टेबल टेनिस, सी नंबर ऑप्शन इज द सही राइट आंसर। ठीक है नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं 74। और ये है मैथ का क्वेश्चन, फिर भी इसको थोड़ा सा आप देखेंगे तो एकदम कॉमन सेंस की बात है कि एक मेट्रो ट्रेन एक स्टेशन से 30 मिनट पहले, तो कुछ ऐसी है एक पूछताछ करोगे तो 10 मिनट पहले जा चुकी है और 20 मिनट में आएगी, तो सिंपल था, उसमें 30 मिनट घटा देते तो आप आ जाता आपका। ठीक है, सी इसका शायद आंसर सही होगा, लेकिन फिर भी आप देख लेंगे कैलकुलेशन करके। ठीक है नेक्स्ट है 75 नंबर क्वेश्चन, 75वां अंतर्जातीय विवाह को प्रोत्साहन करने के लिए उड़ीसा सरकार ने निम्न में से कौन सा वेब पोर्टल, देखिए इसमें भी थोड़ा सा सोचते हैं आप। तो देखिए वेब पोर्टल नहीं आया होगा तो शुभ विवाह तो नहीं नाम होगा। थोड़ा सा सोच के, या थोड़ा सा अपने करंट अफेयर्स भी पढ़ा होगा तो थोड़ा दिमाग लगा सकते थे आप। ठीक है, सुभाषिप ऐसा कुछ नहीं होगा, आमंत्रण बिल्कुल भी नहीं होगा, सुमंगल हो सकता है, थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाते, या आपने करंट अफेयर्स पढ़ा होता है स्पीडी से या फिर ई ट्यूटोरियल से तो आपको ये मिल जाता। और ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है, जिसने भी ए टिक लगाया उनका सही हुआ। ठीक है 76, विच आर 4 कंट्रीज इन्वॉल्व इन क्वाड। क्वाड के बारे में हम लोग अभी पिछले 2 साल 1.5 साल से सुनते हुए आ रहे हैं। बिल्कुल जो भी बहुत दिनों से करंट अफेयर्स पढ़ रहे हैं उनको पता है कि भाई कौन है इसके अंदर और कौन नहीं है। ठीक है, ये एक्चुअली चाइना को काउंटर करने के लिए ग्रुप बना है, ऐसा पता ही होगा। तो इसमें जो देश शामिल है वो 4 देश हैं, यूएसए, जापान, भारत, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, क्वाड इसलिए कहते हैं कि इनकी जो जियोग्राफिकल जो है मतलब लोकेशन वो कुछ वैसी ही बनती है। ठीक है, एकदम कोने कोने से। खैर आप देख लेंगे बाकी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग बढ़ते हैं, और वो है 85 नंबर क्वेश्चन, एलर्जन के प्रति सबसे प्रचुर मात्रा में बनने वाली प्रतिरक्षा जो है वो क्या है। देखिए ये साइंस का क्वेश्चन है, थोड़ा आप लोग भी इस पर रिसर्च करेंगे। वैसे जो है कुछ जगह पे IgM दिया हुआ था, कुछ जगह पे IgE दिया हुआ था, बाकी अब देख लेंगे इस दोनों में से कोई एक आंसर जो है वो सही है, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली IgM जो है वो सही है। ठीक है नेक्स्ट आगे देख लेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 86 नंबर, 86वां, और वो है कि आमने सामने की अंतः क्रिया के संदर्भ में मानव व्यवहार के अध्ययन को क्या कहते हैं।
देखिए एंथ्रोपोलॉजी का क्वेश्चन है और ये जो है वो बी ऑप्शन सही होगा कि सूक्ष्म शास्त्र जो है वो मानव व्यवहार के बारे में इंटरेक्शन जो है वो करता है। ठीक है, बी ऑप्शन जो है वो सही है। नेक्स्ट आप लोग देख लेंगे अगर डाउट हो तो। ठीक है, कुतुब मीनार के प्रवेश द्वार है, बिल्कुल एकदम आपने पढ़ा होगा ल्यूसेंट, ल्यूसेंट में ये बात लिखी हुई है। एकदम आप जाते हैं और आंख मूंद के अगर आपने ल्यूसेंट पढ़ा होता तो मार सकते थे टिक सी ऑप्शन पे अलाई दरवाजा। ठीक है, नेक्स्ट चलिए आगे बढ़ते हैं कि ग्रीष्म ऋतु में होने वाली वर्षा को कहाँ आम्र वर्षा के नाम से जाना जाता है। देखिए अगर आपने मानसून के बारे में पढ़ा होगा तो उसमें जो है मानसून स्टार्ट होता है वो तमिलनाडु के तट से और केरल के तट से ही होता है, नीचे साउथ से। तो देखिए इसमें तमिलनाडु तो है नहीं ऑप्शन में, लेकिन केरल है और केरल में ही जो वर्षा होती है ग्रीष्म काल में वो आम्र वर्षा कहलाती है। बी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। थोड़ा भी आपने पढ़ा होगा ज्योग्राफी, ये ज्योग्राफी का क्वेश्चन है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है 89 यानी 89वां क्वेश्चन। और भारत की प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल कहाँ निर्माण की गई है। 89वां क्वेश्चन है। तो इसका जो आंसर है वो है देखिए महाराष्ट्र। ठीक है, परभनी महाराष्ट्र। अभी 2021 में ही ये 30 एकड़ में, और ये सिर्फ भारत का ही नहीं, भारत का ही प्रथम सौर संचालित टेक्सटाइल मिल नहीं है, ये पूरी एशिया का पहला पहला सौर संचालित जो है ये टेक्सटाइल मिल है। बिल्कुल ठीक है, इस बात को भी आप याद रखिएगा, ये है महाराष्ट्र के परभनी में। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है 90 नंबर क्वेश्चन है और ये है आज तक प्रदान किए गए परमवीर चक्र पुरस्कारों की कुल संख्या कितनी। देखिए आज तक जो प्रदान किया गया है ना उसकी कुल संख्या जो है आप जानते तो आप टिक लगा सकते थे, इसमें कोई ट्रिक उरिक नहीं है। लेकिन अगर आपने रहमान सर की भी एक बुक आई थी कुछ प्रैक्टिस के लिए ना, उसमें प्रैक्टिस क्वेश्चन में ये क्वेश्चन पूछा गया था, उनके उस प्रैक्टिस में था ये। ठीक है, तो वहाँ पे आप देखते तो आपको मिल जाता। ठीक है, आप 15 सेट है या 10 सेट है ऐसे कुछ है जिसमें मैंने प्रैक्टिस किया था, मुझे पता है ये। ठीक है, खैर आप देख लेंगे, वहाँ से ये क्वेश्चन था और ए नंबर ऑप्शन जो है वो सही है 21। निसार, निसार जिसने भी करंट अफेयर्स पढ़ा होगा ना उसने बिल्कुल बिल्कुल, आपने स्पीडी से पढ़ा होगा तो पक्का ही आपने देखा होगा, एडिटेरिया पे तो था ही। खैर निसार का फुल फॉर्म भी मैं आपको बता दूं, निसार का फुल फॉर्म है नासा इसरो सार, और कुछ भी फुल फॉर्म नहीं है, एन अलग नहीं है, आई अलग नहीं है, से आर अलग नहीं है। तो ये नासा, जैसे ही आपने आपको फुल फॉर्म पता होता तो आपको पता होता कि ये किसके किसके बीच है। ठीक है, ज्वाइंट प्रोजेक्ट है वो है नासा और इसरो के बीच में। बिल्कुल, तो सी नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए अब आते हैं 92 नंबर क्वेश्चन पे। सप्त क्रांति, सेवन रिवोल्यूशंस, ये कॉन्सेप्ट किसने प्रतिपादित किया था। तो आप देखिए ये हम लोग बचपन से ही पढ़ते आ रहे हैं। आपने अगर भारती भवन का भी वो समाजशास्त्र पढ़ा होगा ना, या फिर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा अपने बिहार के अंदर, तो उसमें भी ये था, राम मनोहर लोहिया द्वारा ही सप्त क्रांति जो है वो प्रतिपादित की गई थी, उसकी अवधारणा। और इसमें यह था कि समाज में परिवर्तन लाना है। ये समाज में परिवर्तन लाने में ना 7 स्वप्न थे, जिसमें महिलाओं का उद्धार और फिर जाति पाति ऐसे कुछ चेंज करना था। तो ये राम मनोहर लोहिया द्वारा ही प्रतिपादित किया गया था और ये ए नंबर ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। जिसने भी ए नंबर टिक लगाया बिल्कुल उनका सही है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ठीक है, इस तरह हमने सारे क्वेश्चन कर लिए हैं और जो है आप लोग देख लेंगे कि आप लोगों ने कितना स्कोर किया है। और इसी के साथ आपको बस इतना ही कहना चाहूँगा कि देखिए
आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, आपको इसी तरह से एनालिसिस करने को भी देखने को मिलेगा। और